हेलो गैस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो आज डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर की करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव का 20वां संस्करण था, जिसमें भारत और विदेशों से 1000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। ग्वालियर का सांस्कृतिक महत्व देखते हैं तो उद्भव उत्सव का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। वार्षिक आयोजन, यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल अक्टूबर के अंत में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ग्वालियर को संगीत का शहर भी कहा जाता है, जहाँ सबसे पुराना संगीत घराना मौजूद है, तानसेन का मकबरा। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जहाँ हर साल नवंबर दिसंबर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ग्वालियर से कि यूनेस्को ने 2023 में ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। इसका यह सम्मान शहर की समृद्ध संगीत विरासत और भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसके योगदान को देखते हुए दिया गया। तो यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत शहर 2023 में घोषित किया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल सेना दिवस हाल ही में किस दिवस मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 27 अक्टूबर 1947 को भारत की पहली पैदल सेना बटालियन सिख रेजिमेंट की फर्स्ट बटालियन को वायु मार्ग से श्रीनगर भेजा गया था। उस समय पाकिस्तान कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया और भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया। यह पहली सैन्य इकाई की शुरुआत एक सिख रेजिमेंट द्वारा की गई थी, जिसने श्रीनगर एयरपोर्ट को सुरक्षित किया और कश्मीर को बचाया। इसी घटना की याद में भारत के इतिहास में पैदल सेना दिवस प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में 24 अक्टूबर भी लिखा है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस, विश्व कंगारू दिवस और आईटीबीपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और पैदल सेना दिवस तो 27 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला इम्पैक्ट स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जापान ने दुनिया का पहला इम्पैक्ट स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल वित्तीय लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाना है। तो स्टेबल कॉइन क्या होता है? ऐसा डिजिटल कॉइन या क्रिप्टो टोकन जिसकी कीमत स्थिर रखी जाती है। यह आमतौर पर किसी मुद्रा जैसे डॉलर, यूरो, येन से जुड़ा होता है। इससे क्रिप्टो मार्केट की अस्थिरता कम होती है। ये जापान है। जापान मुख्य रूप से 4 द्वीपों में बसा हुआ है। तो जापान के नॉर्थ टू साउथ द्वीप एक बार देखते हैं। सबसे पहले होकाइडो, फिर है होन्शु, उसके बाद शिकोकू और फिर क्यूशु। ये नॉर्थ टू साउथ है। उसके बाद इसका घटते क्रम में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा होन्शु, फिर होकाइडो, उसके बाद क्यूशु और लास्ट में होगा फोर्थ शिकोकू। तो हमें नॉर्थ टू साउथ और घटते क्रम में दोनों ही याद रखने हैं। नॉर्थ टू साउथ होगा, एक बार फिर से रिपीट कर, नॉर्थ टू साउथ होगा सबसे पहले इसका होकाइडो, उसके बाद होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। और घटते क्रम में पूछा है तो सबसे बड़ा होन्शु, फिर होकाइडो, उसके बाद क्यूशु और लास्ट में शिकोकू। इसके अलावा जापान से पूछे जाने वाले वन लाइनर फैक्ट भी बताता हूँ। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ही अडॉप्ट की है। इसके अलावा जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हाल ही में जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर भी बनी है, जिनका नाम साने तकाइची है। और इनकी पार्टी किस पार्टी से है? तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं, साने तकाइची, जो कि जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान की मसाकी काशिवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार जिसे कि गणित का नोबेल भी कहते हैं। और नेक्स्ट ईयर 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन भी जापान में ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं जापान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2025 को भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र टीईसीसी यानी ताइपे इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये हैदराबाद में की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ताइवान ने भारत के हैदराबाद शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र
की स्थापना की, जो भारत और ताइवान के बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ताइवान ने भारत के हैदराबाद में अपना नया ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। यह भारत में ताइवान का तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय है। ठीक है ना, इससे पहले भी है, जैसे पहला नई दिल्ली में, सेकंड चेन्नई में, और तीसरा भी हाल ही में स्थापित हुआ है हैदराबाद में। यह दूतावास नहीं कहलाता क्योंकि भारत और ताइवान के बीच में आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए इसे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के रूप में जाना जाता है, या इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर के नाम से ही चलाया जाता है। हैदराबाद में ताइवान ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर खुलने के क्या फायदे होंगे? तो सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना में पहले से ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मजबूत हैं, और ताइवान चिप निर्माण में दुनिया में अग्रणी देश है। इससे भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण यानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को गति मिलेगी। पर्यटन और लोगों के संपर्क में सुधार आएगा। अब वीजा, दस्तावेज और यात्रा संबंधी कार्य हैदराबाद से सीधे हो पाएंगे। पहले ये चेन्नई या नई दिल्ली से होते थे, तो अब हैदराबाद से भी हो सकते हैं। इससे भारत ताइवान संबंध और जन जन संपर्क मजबूत होंगे। इसके अलावा ताइवान ताइवान से संबंधित कुछ और फैक्ट बताते हैं, जैसे ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। और ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है? तो ये ताइवान का ऑफिशियल नाम कई बार पूछा जाता है, तो ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, चीनी गणराज्य। इसके अलावा जो चाइना है उसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो उसका नाम होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये फैक्ट याद रखना कि चाइना का ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नाम, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि ताइवान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान पर 1895 से 1945 तक जापान ने शासन किया था, ये जापान का अधीन था। उसके बाद 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक और उनके समर्थक मुख्य भूमि चीन से ताइवान भाग गए, जहां उन्होंने चीनी गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार की स्थापना की। माओ त्से तुंग नेतृत्व में पीआरसी मुख्य भूमि ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित किया। ताइवान मुख्य क्षेत्र क्या है? तो ताइवान प्रौद्योगिकी और विनिर्माण, ताइवान विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप उत्पादक है। 60% से अधिक वैश्विक बाजार और 90% उन्नत चिप्स ताइवान में ही बनती हैं। और इनके इसके अलावा अन्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील और रसायन उत्पादन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेम सारा मोल्लाली नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेम सारा मोल्लारी को किस देश की चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इंग्लैंड। डेम सारा मोल्लारी को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने स्थित चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला मुखिया चुना गया है। यह एक ऐतिहासिक नियुक्ति है, क्योंकि यह वह चर्च के 1400 साल के इतिहास में कैटरबरी के आर्कर आर्कबिशप का पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में भी आपको फर्क बताता हूँ, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल होते हैं, और जब इन तीनों में हम नॉर्थन यानी उत्तरी आइलैंड, नॉर्थन आइलैंड को भी सम्मिलित कर दे तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं, और जब इन तीनों के अलावा उत्तरी आइलैंड को भी इसमें शामिल किया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी भी लंदन है, यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी लंदन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के एशिया युवा खेलों में कबड्डी अंडर 18 बालक वर्ग में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है, ईरान को हराकर। विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो 2025 के एशियाई युवा खेलों में भारत टीम ने अंडर 18 बालक कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इसका नाम रोशन किया है। तो ये कहाँ आयोजित हो रहे थे? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हो रहे थे, और इसका उद्देश्य क्या है? तो एशियाई युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देना। और फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को हराकर ये पदक जीते हैं। उज्बेकिस्तान, जो कि ये आपको मैप में दिख रहा होगा, उज्बेकिस्तान। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरल सी कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया, अरल सी कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य स्थित है ये। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से संबंधित कुछ और फैक्ट जानते हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और प्रसिद्ध ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था 1966 में।
इसके अलावा उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की करेंसी सोम है, उज्बेकिस्तानी सोम बोलते हैं जिसे। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास भी होता है जिसका नाम डस्ट लेक है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनकॉन डे ला विया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये कोस्टा रिका में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोस्टा रिका जो कि एक मध्य अमेरिकी देश है, ये है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन ये मध्य अमेरिका में जो देश पाए जाते हैं, जैसे कि वेनेजुएला, सॉरी, जैसे कि पनामा, कोस्टा रिका और अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला सिटी, ये कुछ मध्य अमेरिकी देश हैं, वहीं पर है ये कोस्टा रिका। इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है कोस्टा रिकन कोलन। और इसकी राजधानी क्या है, तो सेंट जॉन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम खबरों में आया है? तो ये वांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि गोवा में स्थित है। इसका नाम हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि 12 साल के अंतराल के बाद यहाँ पर कुछ नए वन्यजीव लाए गए हैं, जैसे कि जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सांबर हिरण और स्लोथ भालू जैसे जानवरों को वांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, गोवा में। ठीक है, तो याद रखना है, ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि बांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। इसके अलावा गोवा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं, जैसे गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ पणजी में एक मुख्य केंद्र भी है, संस्थान, जैसे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये गोवा की राजधानी पणजी में ही स्थित है। और गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है इसकी आधिकारिक भाषा। और गोवा का उपनिवेश काल क्या है, तो 1510 से 1961 तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा है यहाँ पर लगभग 450 वर्षों तक। और स्वतंत्रता के बाद 19 दिसंबर 1961 तक यहाँ पे पुर्तगाली ने शासन किया। अच्छा, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय भारतीय सेना की सैनिक कार्रवाई से मुक्ति मिली से 1962 में भारत में विलय हुआ। और 1967 तक ये दमन और दीव के साथ भारत का एक यूनिट टेरिटरी रहा है। और 30 मई 1927 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और भारत का 25वां राज्य बना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है। 1987 में ही भारत में 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो उसमें कौन 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 से राज्य थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। और 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तो 1987 में 3 नए भारतीय राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये फैक्ट याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना ईयर के हिसाब से। गोवा में एक राज्यसभा की सीट है, 2 लोकसभा की सीट है और 40 यहाँ पे विधानसभा की सीट है, यानी कि एक राज्यसभा, 2 लोकसभा और 40 विधानसभा। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल कौन है, तो पी अशोक गजपति राजू यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। गोवा भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो गोवा की है। और यहाँ पे प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं, कार्निवल फेस्टिवल, जो कि फरवरी मार्च में मनाया जाता है पुर्तगाली प्रभाव के कारण। उसके अलावा यहाँ पे सिम्मो त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि हिंदू फसल उत्सव के दौरान मनाते हैं। और क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। गोवा में एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ओनली एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, भगवान महावीर नेशनल पार्क, जैसे कि मोलेमा नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्रोपीडिया क्या है? तो ये विकिपीडिया का एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ग्रोपीडिया को हाल ही में एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकिपीडिया के प्रमुख विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ऑनलाइन विश्वकोश इंक्लोपीडिया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सामग्री उत्पन्न करता है और तथ्यों की जांच करता है। मस्क ने से यानी कि एलन मस्क ने इसे विकिपीडिया की कथित वामपंथी पूर्वाग्रह और प्रचार के खिलाफ एक सत्य खोजी मंच के रूप में पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 18 सितंबर को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, जो कि बांस के पर्यावरणीय आर्थिक महत्व को बढ़ावा देता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो 2007 से ये मनाया जा रहा है।
बांस एक घास परिवार का सदस्य है। यह तेजी से बढ़ने वाला एक घास है, ना कि वृक्ष। प्रोजेक्ट वोल्ट के बारे में जानते हैं तो बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट भारत सरकार की एक योजना है जो सूखा क्षेत्रों में बांस लगाकर आजीविका, भूमि संरक्षण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। और ये कब योजना शुरू हुई थी तो 2017 में योजना शुरू हुई थी, प्रोजेक्ट वोल्ट। मेघालय में आदिवासी समुदाय बांस की पाइपों से प्राचीन ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं, जहां वर्षा जल संचयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था असम से रिलेटेड कि असम भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्योंकि उत्तर पूर्व क्षेत्र में बांस के प्राकृतिक वन समृद्ध हैं। यह 66% राष्ट्रीय उत्पादन का योगदान करता है। तो बांस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इसे बजरंग सेतु भी कहा कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बजरंग सेतु। तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। यह गंगा नदी पर बन रहा है और इसे बजरंग सेतु नाम दिया गया है। यह पुल लगभग 100 साल पुराने लक्ष्मण झूला की जगह लेगा, जिसे 2019 में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। बजरंग सेतु की मुख्य बातें जानते हैं तो यह 132 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा के, केबल ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। इसमें दो पहिया वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे, जिसमें पैदल मार्ग पर ग्लास फ्लोरिंग होगी। इसका उद्देश्य ऋषिकेश में पर्यटन को बढ़ावा देना और आगंतुकों को गंगा नदी का एक अनूठा दृश्य अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल अभ्यास मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पश्चिमी सीमा राजस्थान और गुजरात में ये आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। तो अभ्यास पश्चिम मोर्चे पर राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तानी सीमा के साथ केंद्रित है। विशेष रूप से यह सर्क क्रीक क्षेत्र पर केंद्रित है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर 96 किलोमीटर लंबा विवादित क्षेत्र है। सर्क क्रीक की लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। त्रिशूल अभ्यास भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना एक साथ भाग लेती हैं। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और युद्ध क्षमता को मजबूत करना है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।